हाय एवरीवन। सो हम सभी को पता है रिप्रोडक्टिव हेल्थ चैप्टर 3 ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है नीट पर्सपेक्टिव से भी एंड बोर्ड्स पर्सपेक्टिव से भी। एंड एनसीईआरटी रीडिंग इज एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट फॉर सॉल्विंग एनी टाइप ऑफ क्वेश्चंस आस्क्ड इन नीट एज वेल एज इन बोर्ड्स। सो यहाँ हम लोग अच्छे से समझेंगे एनसीईआरटी लाइन्स, ईच एंड एवरी लाइन पे हम फोकस करेंगे, ईच एंड एवरी डायग्राम पे, ईच एंड एवरी कॉर्नर पे। सो लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर रिप्रोडक्टिव हेल्थ। एनसीईआरटी में स्टार्टिंग में जो ये इमेज दिया है, आई एम श्योर सभी ने गेस कर लिया होगा ये इमेज किस चीज का है। ये इमेज ट्यूबेक्टोमी को डिपिक्ट कर रहा है एंड ट्यूबेक्टोमी इज वन ऑफ द मेथड ऑफ स्टेरिलाइजेशन। कॉन्ट्रासेप्टिव टेक्निक है, परमानेंट टेक्निक है। ऑफकोर्स इसके बारे में हम डिटेल में बाद में देखेंगे। लेट्स क्विकली स्टार्ट विद द थ्योरेटिकल पार्ट। सो थ्योरी सेज दैट You have learned about human reproductive system and its function in chapter 2. इससे प्रीवियस वाला एक चैप्टर हम ऑलरेडी देख चुके हैं। ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम वहाँ डिटेल में हमने देखा है। नाउ लेट्स डिस्कस अ क्लोजली रिलेटेड टॉपिक जो कि है रिप्रोडक्टिव हेल्थ। व्हाट डू वी अंडरस्टैंड बाय दिस टर्म? ये टर्म रिप्रोडक्टिव हेल्थ टर्म क्या है? इट सिंपली रिफर्स टू हेल्दी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स विथ नॉर्मल फंक्शंस। सो हमारे अगर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स नॉर्मल है और उनका नॉर्मल फंक्शन चल रहा है, विच मीन्स हम रिप्रोडक्टिवली हेल्दी है। बट एनसीईआरटी यहां स्टॉप नहीं कर रही है। एनसीईआरटी कह रही है हाउएवर इट हैज अ ब्रॉडर पर्सपेक्टिव एंड इंक्लूड करता है इमोशनल फर्स्ट एंड सोशल एस्पेक्ट्स ऑफ रिप्रोडक्शन ऑल्सो। सो अगर बॉक्स क्वेश्चन आता है, बॉक्स क्वेश्चन में क्या क्या एस्पेक्ट्स इंक्लूडेड है टू बी अ रिप्रोडक्टिवली हेल्दी पर्सन, तो उसमें आएगा रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स नॉर्मल। सो यहां मैं 1A कर रही हूं, ये 1B कर दूंगी एंड ये सेकेंड। सो वी नीड टू बी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हमारे नॉर्मल फंक्शन एंड नॉर्मल होने चाहिए। अलॉन्ग विद दैट इमोशनल एंड सोशल एस्पेक्ट्स रिप्रोडक्शन के भी नॉर्मल होने चाहिए। बॉक्स क्वेश्चन में ये तीनों आंसर बनेंगे। अकॉर्डिंग टू WHO फुल फॉर्म पे क्वेश्चन आता है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। रिप्रोडक्टिव हेल्थ का मतलब है A total well-being in all aspects। अब ये all aspects क्या है? तो यहां देखो इस बॉक्स क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 4 चीजें इन्वॉल्व है। 4 चीजें कौन सी है? फिजिकली फिट होनी चाहिए, इमोशनली फिट होने चाहिए, बिहेवियरली भी फिट होने चाहिए एंड सोशली भी फिट होने चाहिए। ऊपर वाले बॉक्स क्वेश्चन में अगर क्वेश्चन बनता है तो भी हम 4 ही आंसर करेंगे। ये चारों ऊपर वाले, इसमें सोशल वर्ड यूज बिहेवियरल वर्ड यूज नहीं किया है, बट फर्दर ऑन WHO के अकॉर्डिंग टू बिहेवियरल वर्ड भी तो आया है ना, इंक्लूड किया गया है। सो बॉक्स क्वेश्चन में ये चारों चीजें हम इन्वॉल्व करेंगे, तब जाके एक ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्टिवली हेल्दी माना जाएगा। Therefore, a society with people having physically and functionally normal reproductive organs and normal emotional and behavioral interactions among them in all sex-related aspects might be called reproductively healthy. सो इनडायरेक्टली रिप्रोडक्टिवली हेल्दी होने के लिए यहाँ 3 बार स्पेसिफाई किया गया है, 3 बार लगातार सेम चीज रिपीट की गई है। वाई इज इट सिग्निफिकेंट टू मेंटेन रिप्रोडक्टिव हेल्थ एंड व्हाट आर द मेथड्स टेकन अप टू अचीव इट? लेट अस एग्जामिन देम। सो आगे आगे हम कंटिन्यू करेंगे कैसे एग्जामिन करना है इनको। रिप्रोडक्टिव हेल्थ, उनके प्रॉब्लम्स एंड स्ट्रैटेजीज। प्रॉब्लम्स क्या क्या है एंड उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हम लोग ने क्या क्या स्ट्रैटेजीज इंप्लाई की है, वो सारा सब कुछ इस पैराग्राफ, अपकमिंग पैराग्राफ में आएगा। एंड इट सेज इंडिया वाज अमॉन्गस्ट द फर्स्ट कंट्रीज इन द वर्ल्ड टू इनिशिएट एक्शन प्लान्स एंड प्रोग्राम्स एट वेरी इंपॉर्टेंट नेशनल लेवल टू अटेन टोटल रिप्रोडक्टिव हेल्थ एज अ सोशल गोल। अब इस पे बेटा क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं? तो इंडिया, वी नो दैट इट वाज ऑलरेडी द फर्स्ट कंट्रीज अमॉन्गस्ट मेनी कंट्रीज इन द वर्ल्ड। उसने एक्शन प्लान्स एंड प्रोग्राम्स इनिशिएट किए नेशनल लेवल पे। अब इस पे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आएगा, तो यहाँ कभी कभार डिस्ट्रिक्ट लेवल बोल दिया जाएगा, कभी कभार इंटरनेशनल लेवल बोल दिया जाएगा। तो ये सारे स्टेटमेंट्स गलत हो जाएंगे, बिकॉज यू शुड रिमेंबर इट इज एट नेशनल लेवल। एंड देन गोल क्या है? सोशल गोल। यहां बोल देंगे बिहेवियरल गोल, यहां बोल देंगे इमोशनल गोल। तो ये स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन भी गलत होंगे। सो वी नीड टू फोकस ऑन ईच एंड एवरी वर्ड वेरी केयरफुली। अब बेटा यहां देखो मेन थ्योरी में दिया है इंडिया वाज अमॉन्गस्ट द फर्स्ट कंट्रीज। इसका मतलब है इंडिया
फर्स्ट है, बट उसके साथ और कोई कंट्रीज भी फर्स्ट हो सकती है अमॉन्ग्स द फर्स्ट कंट्रीज। बट समरी देखो आप, समरी में इसको क्लैरिटी दी गई है, समरी में बहुत अच्छे से बताया गया है दैट इंडिया, आवर नेशन मतलब ऑफ कोर्स वी आर टॉकिंग अबाउट इंडिया, was the first nation in the world to initiate various action plans at national level towards attaining a reproductively healthy society. So it is quite obvious कि हमारा इंडिया पहला है, ये याद रख लो, हमारा नेशन पहला है जिसने ये एक्शन प्लान्स स्टार्ट किए हैं। एंड रिप्रोडक्टिवली हेल्थ रिफर्स टू टोटल वेलबींग इन ऑल एस्पेक्ट्स। ऑल एस्पेक्ट्स कितने हैं? वी ऑलरेडी नो देयर आर 4 एस्पेक्ट्स, फिजिकल, इमोशनल, बिहेवियरल एंड सोशियल। सो विद दिस हमने एनसीईआरटी भी समझ ली है, एनसीईआरटी की मेन थ्योरी एज वेल एज हमने समरी का पार्ट भी देख लिया है। दिस प्रोग्राम्स जिन्हें हम फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम कहते हैं, इसको इनिशिएट वेरी इंपॉर्टेंट 1951, जस्ट रिमेंबर दिस ईयर 1951 में इनिशिएट किया गया था एंड वर पीरियडिकली एसेस्ड ओवर द पास्ट डिकेड्स। हम कंटिन्यूसली उसको एक्सेस कर रहे हैं, हम कंटिन्यूसली उसको अपडेट करते रहते हैं। नाउ क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड ऑन दिस ईयर रिलेटेड कि हमारे इंडिपेंडेंस के बाद आफ्टर हाउ मेनी ईयर्स ये एक्शन प्लान आया था, आफ्टर हाउ मेनी ईयर्स। सो वी ऑलरेडी नो हमारा इंडिपेंडेंस 1947 को हुआ था और ये प्लान आया है 1951। सो कितने साल का डिफरेंस हो चुका है? यहाँ 4 years का डिफरेंस हो चुका है। सो दिस क्वेश्चन कैन ऑल्सो बी आस्क्ड, आफ्टर हाउ मेनी ईयर्स आफ्टर इंडिपेंडेंस ऑफ India initiated the action plan. So you should remember it is after 4 years, 48, 49, 50 and 51, 4 years हो जाते हैं। Improved programs covering wider reproduction related areas are currently in operation under the popular name Reproductive and Child Health Care Program, जिसको RCH program भी कहा जाता है। फुल फॉर्म याद रख लो, R stands for reproductive, CH stands for child health care. Creating awareness among people about various reproduction related aspects and providing facilities and support for building up a reproductively healthy society, ये हमारे मेजर टास्क है। सो रिमेंबर मेजर टास्क कौन कौन से है? पहला टास्क अवेयरनेस क्रिएट करना है, किसके रिलेटेड? रिप्रोडक्शन रिलेटेड एस्पेक्ट्स, फैसिलिटीज प्रोवाइड करनी है एंड सपोर्ट भी प्रोवाइड करना है। अब सबसे पहले तो हम अवेयरनेस क्रिएट करेंगे, लोगों को बताएंगे सारे रिप्रोडक्शन रिलेटेड एस्पेक्ट्स रिलेटेड, बट देन फैसिलिटीज भी तो प्रोवाइड करनी पड़ेगी। तो फैसिलिटीज क्या क्या होती है? मेडिकल फैसिलिटीज होती है, इंफ्रास्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है, प्रोफेशनल्स एक्सपर्टीज रिक्वायर्ड है, एंड देन उस चीज़ के लिए सपोर्ट, इमोशनल सपोर्ट हो गया या फाइनेंशियल सपोर्ट हो गया, गवर्नमेंट का सपोर्ट हो गया। ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एक हेल्दी सोसाइटी डेवलप करने के लिए। बस हम अवेयरनेस देते रहे बट फैसिलिटीज़ ही नहीं दे पाए तो क्या मतलब है उस चीज़ का? सो हमारे मेजर टास्क क्या है इस प्रोग्राम के? तो 3 मेजर टास्क है। अवेयरनेस प्रोवाइड करो, उसके साथ साथ फैसिलिटीज भी दो और उसके साथ साथ सपोर्ट भी दो, चाहे वो मॉरल सपोर्ट हो, इमोशनल सपोर्ट हो, फाइनेंशियल सपोर्ट हो या अवेयरनेस सपोर्ट हो, कोई भी टर्म्स में सपोर्ट इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा with the help of audio visuals and print media, governmental and non-governmental agencies has taken up various steps to create awareness among the people about reproduction related aspects. तो हमने awarenesses कैसे अब बनाई? So ऊपर वाला पैराग्राफ क्या था? It was about major task. इस प्रोग्राम के मेजर टास्क कौन से है? तो ये 3 मेजर टास्क है राइट इस प्रोग्राम के। अब हम यहाँ इस पैराग्राफ में पढ़ेंगे कि अवेयरनेस कैसे स्प्रेड करनी है। सो वी आर डिस्कसिंग दिस फर्स्ट पॉइंट इन डिटेल नाउ। अवेयरनेस कैसे स्प्रेड करनी है? तो अवेयरनेस हम स्प्रेड करते हैं बाय, पहला आई चेंज द कलर सो दैट हमको थोड़ी और क्लैरिटी मिले। फर्स्ट ये वाला पूरा पैराग्राफ अबाउट मेजर टास्क था, ये वाला पूरा पैराग्राफ अबाउट अवेयरनेस है। सो पहला ऑडियो विजुअल की मदद से, मतलब हम रेडियो में बताएंगे या टीवीज में एडवर्टीजमेंट्स देंगे इस तरह से, या प्रिंट मीडिया मतलब हम न्यूज़पेपर्स में छापेंगे, गवर्नमेंट नॉन गवर्नमेंट एजेंसीज पोस्टर्स बनाएंगे, बट हम अवेयरनेस स्प्रेड करेंगे इसके लिए। पेरेंट्स, other close relative, teachers and friends also have a major role in dissemination of the above
इंफॉर्मेशन डिसेमिनेशन मतलब अगेन नॉलेज स्प्रेड करना, तो पेरेंट्स भी हमें मदद कर रहे हैं. सो ये तीसरा पूरा पॉइंट हो गया. योर क्लोज्ड वंस वुड ऑल्सो हेल्प यू आउट. क्लोज्ड वंस में क्या क्या है, कौन कौन है? पेरेंट्स है, क्लोज रिलेटिव्स है, टीचर्स है और फ्रेंड्स है. ये भी हम इंफॉर्मेशन देंगे. सो पहला चीज क्या हो गया? ऑडियो विजुअल्स. दूसरा चीज प्रिंट मीडिया जो गवर्नमेंट एंड नॉन गवर्नमेंट एजेंसीज देती है. तीसरी चीज हमें हमारे आई विल राइट हियर पर्सन, सो पर्सनल हमें अवेयरनेस मिलता है बाय फ्यू पर्सन, जैसे हमारे पेरेंट्स हो गए, फ्रेंड्स हो गए, रिलेटिव्स हो गए, टीचर्स हो गए. इनका भी एक मेजर रोल है. Introduction of sex education in school should be also encouraged to provide right information to the young so as to discourage child from believing in myths and having misconception about sex related aspects. चौथी इंपॉर्टेंट चीज सेक्स एजुकेशन होना चाहिए स्कूल में, जिससे बच्चे को प्रॉपरली पता चले कि सेक्स रिलेटेड एस्पेक्ट्स क्या है. कोई भी दिमाग में मिसकंसेप्शन या मिथ नहीं होने चाहिए उसके, इसीलिए उसको क्लैरिटी होनी चाहिए. अगर बच्चे को एजुकेशन फॉर्म में नहीं बताया गया तो आउट ऑफ क्यूरियोसिटी एट प्यूबर्टी एज और एडोलेसेंट एज वो कहीं ना कहीं से इंफॉर्मेशन तो लाने की कोशिश करेगा ही. एंड अगर उसको गलत इंफॉर्मेशन मिली, मिसकंसेप्ट्स मिले, तो बहुत ही दिक्कत हो सकती है. हेंस इट इज इंपॉर्टेंट दैट राइट इंफॉर्मेशन शुड बी प्रोवाइडेड एंड दैट राइट इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ स्टडीज, इन द फॉर्म ऑफ एजुकेशन मिलना चाहिए. प्रॉपर इंफॉर्मेशन मिलनी चाहिए about reproductive organs, adolescence and related changes, safe and hygienic sexual practices, sexually transmitted diseases, AIDS etc. would help people. तो ये सारी प्रॉपर इंफॉर्मेशन मिलनी चाहिए. इंफॉर्मेशन कैसे भी वाया पर्सन्स के थ्रू या वाया सेक्स एजुकेशन के थ्रू मिलना चाहिए. स्पेशली दोज इन एडोलेसेंट एज ग्रुप टू लीड अ रिप्रोडक्टिवली हेल्दी लाइफ. स्पेशली किसको? एडोलेसेंट एज ग्रुप को, बिकॉज दे आर द मोस्ट क्यूरियस पीपल. रीजन वो अभी जस्ट चाइल्डहुड से अडल्टहुड में ट्रांजिशन उनका हो रहा है. उस ट्रांजिशन में सबसे ज्यादा चेंजेस आते हैं, हार्मोनल चेंजेस, इमोशनल चेंजेस, साइकोलॉजिकल चेंजेस एंड बॉडी चेंजेस एज वेल. तो उनको बहुत ज्यादा क्यूरियोसिटी होती है जानने के लिए. हेंस ये एज ग्रुप को परफेक्ट नॉलेज मिलना चाहिए, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. अपार्ट फ्रॉम दैट, एजुकेटिंग पीपल स्पेशली फर्टाइल कपल्स एंड दोज इन मैरिजेबल एज ग्रुप about available birth control options. So इसके अलावा फिफ्थ पॉइंट अवेयरनेस हम कैसे दे सकते हैं? तो फर्टाइल कपल्स को या तो मैरिजेबल एज ग्रुप्स को हमें अवेयरनेस देना चाहिए, एडुकेट करना चाहिए कि अगर आपको अभी बच्चा नहीं चाहिए तो व्हाट आर कॉन्ट्रासेप्टिव टेक्निक्स. अगर आपको बच्चा चाहिए तो हाउ कैन यू प्लान फॉर दैट. केयर प्रेग्नेंट मदर्स का कैसे लेना है, बेबी का एंड देन मदर का आफ्टर डिलीवरी कैसे लेना है, ब्रेस्ट फीडिंग का इंपॉर्टेंस क्या है, इक्वल अपॉर्चुनिटीज मेल एंड फीमेल चाइल्ड क्या है, ये सारी चीजें भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. वुड एड्रेस द इंपॉर्टेंस ऑफ ब्रिंगिंग अप सोशली कॉन्शियस हेल्दी फैमिलीज ऑफ डिजायर्ड साइज. नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट, डिजायर्ड साइज, एंड वी नो डिजायर्ड साइज इज स्मॉल फैमिलीज. स्मॉल फैमिलीज आर कंसिडर्ड टू बी स्मॉल फैमिलीज. हम दो हमारे दो, ये स्मॉल फैमिलीज का स्लोगन है. अवेयरनेस ऑफ प्रॉब्लम्स ड्यू टू अनकंट्रोल्ड पॉपुलेशन ग्रोथ. सो हमें ये अवेयरनेस पता होना चाहिए अबाउट प्रॉब्लम्स ड्यू टू अनकंट्रोल्ड ग्रोथ, पॉपुलेशन ग्रोथ. इसके बारे में अवेयरनेस होना चाहिए. अगर इसके बारे में अवेयरनेस होगी तो लोग कम बच्चे पैदा करेंगे, बिकॉज उनको पता होगा कि ज्यादा बच्चे पैदा करने से क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती है. सोशल एविल्स लाइक सेक्स अब्यूज. सो सेक्स अब्यूज के बारे में भी लोगों को नॉलेज होना चाहिए. सेक्स अब्यूज के बारे में अवेयरनेस होना चाहिए. एंड सेक्स रिलेटेड क्राइम्स need to be created to enable people to think and take up necessary steps to prevent them and thereby build up a socially responsible and healthy society. So basically ये सारे awarenesses किसके लिए थे? This awareness is to build up
अ हेल्दी सोसाइटी, ये सारे अवेयरनेसेस है। इस पे बिल्कुल बॉक्स क्वेश्चन बन सकता है या स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन बन सकते हैं। क्या चीज़ें करनी है, क्या चीज़ें नहीं करनी है, ये याद रखो। सो इन सब में अवेयरनेसेस हम स्प्रेड कर रहे हैं, कुछ अच्छी चीज़ों के बारे में और कुछ बुरी चीज़ों के बारे में भी, जैसे सेक्स अब्यूज, सेक्स रिलेटेड क्राइम्स हो गया, तो इसका अवेयरनेस भी देना चाहिए, तो लोगों को पता चले कि क्या चीज़ बुरा है, क्या चीज़ सही है, क्या चीज़ गलत है। अपार्ट फ्रॉम दैट, successful implementation, will change the color over here again. Successful implementation of various action plans to attain reproductive health requires very important. हम अवेयरनेसेस दे दिए ऊपर ऑलरेडी, हम लिख चुके कि अवेयरनेसेस के साथ हमें फैसिलिटीज भी चाहिए, सपोर्ट भी चाहिए। तो अवेयरनेस पे रिलेटेड पूरा एक पैराग्राफ देख चुके। अब फैसिलिटीज एंड सपोर्ट के लिए हम आगे पढ़ेंगे दैट वी नीड स्ट्रॉन्ग इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज। पहली चीज बहुत इंपॉर्टेंट, अगर इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है, हॉस्पिटल्स ही नहीं है, क्लिनिक्स ही नहीं है, या एजुकेशन रिलेटेड स्कूल्स नहीं है, कॉलेजेस नहीं है, कैसे, हाउ कैन वी देन स्प्रेड अवेयरनेसेस? सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि स्ट्रॉन्ग इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज चाहिए, दूसरा प्रोफेशनल एक्सपर्टीज चाहिए, एंड तीसरा मटीरियल सपोर्ट चाहिए। तो ऊपर ऑलरेडी हम ये चीजें देखे थे, अवेयरनेस का पूरा एक पैराग्राफ आ चुका है, फैसिलिटीज एंड सपोर्ट का ये कॉमन पैराग्राफ हम देख रहे हैं। सो मटीरियल सपोर्ट, आपके पास बेटा इंफ्रास्ट्रक्चर है, पूरा हॉस्पिटल तैयार है, बट सोचो मैं आपको इक्विपमेंट्स ही ना दूं, ना मैं आपको ईसीजी मशीन दे रही हूँ, ना स्टेथोस्कोप दे रही हूँ, ना स्पायरोमीटर दे रही हूँ, ना और किडनी रिलेटेड अगर हीमोडायलिसिस का मशीन चाहिए, डायलाइजिंग यूनिट चाहिए, वो नहीं दे रही हूँ, क्या हो पाएगा? फिर इंफ्रास्ट्रक्चर है आपके पास पर बाकी चीजें नहीं है, नहीं ना। बहुत इंपॉर्टेंट है, फैसिलिटीज के साथ सपोर्ट भी चाहिए, मटेरियल सपोर्ट। इसके साथ साथ लेट्स से मैंने आपको सपोर्ट दे दिया, सारे इक्विपमेंट्स दे दिए, वेंटिलेटर दे दिया है, ईसीजी मशीन दे दिया है, एवरीथिंग आई हैव प्रोवाइडेड एवरीथिंग, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर भी रेडी है, लेकिन डॉक्टर्स एंड नर्सेज नहीं है, क्या चलेगा? क्या बिल्कुल नहीं चलेगा। विच मीन्स प्रोफेशनल एक्सपर्टीज भी चाहिए। ये तीनों अगर साथ में है तो सक्सेसफुल इंप्लीमेंटेशन हो सकता है। सो ये तीनों चीजें, अगेन बॉक्स क्वेश्चन आ सकता है या स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है, ये तीनों चीजें इक्वली इंपॉर्टेंट है। दिस आर एसेंशियल टू प्रोवाइड मेडिकल असिस्टेंस एंड केयर टू पीपल इन रिप्रोडक्शन रिलेटेड प्रॉब्लम्स, जैसे प्रेगनेंसी हो गया, डिलीवरी हो गया, एसटीडीज हो गए, अबॉर्शंस हो गए, कॉन्ट्रासेप्शन हो गए, मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम्स, इनफर्टिलिटी एक्सेट्रा। इन सारे प्रॉब्लम्स के लिए ये तीनों चीजें रिक्वायर्ड है। इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज भी चाहिए, प्रोफेशनल एक्सपर्टीज भी चाहिए, एंड मटीरियल सपोर्ट भी चाहिए। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ बेटर टेक्निक्स एंड न्यू स्ट्रेटेजीज, तो अभी एग्जिस्टिंग टेक्निक्स जो है, इसके अलावा और बेटर टेक्निक्स हम क्या कर सकते हैं, या नई स्ट्रेटेजीज क्या है, फ्रॉम टाइम टू टाइम आर ऑल्सो रिक्वायर्ड टू प्रोवाइड मोर एफिशिएंट केयर एंड असिस्टेंस टू पीपल। अब इमेजिन करो, पुराने जमाने में डिलीवरीज हो जाती थी घर में ही बच्चा पैदा कर दिया जाता था, बट नाउ वी हैव बेटर टेक्निक्स। अब हम बच्चा हॉस्पिटल में पैदा करते हैं, पहले बस नॉर्मल डिलीवरीज होती थी, कॉम्प्लिकेशंस केस में भी कुछ नहीं कर सकते थे, बट बेटर टेक्निक्स, न्यू स्ट्रेटेजीज की मदद से नाउ वी हैव सिजेरियन सेक्शंस। हम नॉर्मल डिलीवरी में भी वैक्यूम डिलीवरी आजकल करवाते हैं, फोर्सेप डिलीवरी करवाते हैं। सो कितनी बेटर टेक्निक्स आ चुकी है, न्यू स्ट्रेटेजीज आई है। सो टाइम टू टाइम ये रिक्वायर्ड है, एंड ये ज्यादा एफिशिएंटली केयर लेगा और असिस्टेंट करेगा पीपल को। यहां एक पैराग्राफ अलग से दिया गया है, स्टैट्यूटरी बैन लगाया गया है एमनियो सेंटेंसेस पे फॉर सेक्स डिटर्मिनेशन टू लीगली चेक इंक्रीजिंग मिनांस ऑफ फीमेल फिटिसाइड्स। नाउ अंडरस्टैंड दिस टर्म एमनियो सेंटेंसेस क्या है। आई विल राइट सेपरेटली ओवर हियर, एमनियो सेंटेंसेस। एमनियो सेंटेंसेस में क्या होता है, withdraw a little amount of amniotic fluid, और इस amniotic fluid में fetal cells होंगे, और इन fetal cells को हम एग्जामिन करते हैं। इस fetal cells में जो भी metabolic disorders होंगे या genetic disorders होंगे या क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स होंगे, ये हम पता लगा सकते हैं। वी कैन फाइंड आउट, यहां लिख रही हूं मैं फाइंड आउट, बट व्हाट वी कैन नॉट फाइंड आउट,
we cannot find out physical deformity. अगर हाथ नहीं है, पैर नहीं है, तो ये सोनोग्राफी से पता चलेगा बेटा. वी कैन नॉट फाइंड आउट बाय एमनियोसेंटेंसेस. या कोई एक्वायर्ड डिजीज, बच्चे को कोई डिजीज है एक्वायर्ड, ये हम पता नहीं लगा सकते हैं. बट ऑफकोर्स जेनेटिक चीजें बिल्कुल पता लगा सकते हैं. वी कैन नॉट फाइंड आउट दिस पर्टिकुलर थिंग. इसमें क्वेश्चन बन सकता है एमनियोसेंटेंसेस से कौन से डिजीज हम पता नहीं लगा सकते हैं. ऑप्शंस विल बी सिकल सेल अनीमिया. Next option can be Klinefelter syndrome, Down syndrome, and fourth option will be cleft palate. So out of these 4 options, पहले 3 options बेटा genetic या तो chromosomal disorder है. But fourth option जो मैंने बताया cleft palate या cleft lip, बेटा ये physical deformity है. ये हम बिल्कुल पता नहीं लगा सकते by amniocentesis. बट नाउ थिंक केयरफुली. अगर मैं क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स पता लगा सकती हूँ तो मुझे क्रोमोसोम स्टडी भी तो पता लगा सकती हूँ मैं. एंड क्रोमोसोम पर से आई कैन फाइंड आउट कि ये फीटल सेल में XX क्रोमोसोम है या XY क्रोमोसोम है. XX क्रोमोसोम जो है ये डिपिक्ट करता है कि फीमेल चाइल्ड होगी, XY होगा तो ये डिपिक्ट करता है मेल चाइल्ड होगा. सो फ्रॉम दिस आई कैन ऑल्सो फाइंड आउट सेक्स ऑफ द बेबी. सो सेक्स डिटर्मिनेशन भी हो सकता है. बट द प्रॉब्लम इज इंडियन पॉपुलेशन ने इसका बहुत मिस यूज किया था. इस एमनियोसेंटेंसेस से अगर उनको पता चल जाता था फीमेल बेबी है, फीमेल फिटस है, तो उसका फीमेल फिटिसाइड हो जाता था, जिसको हम दूध पीती भी कहते हैं हिंदी भाषा में. बिकॉज उस छोटी बच्ची को मार दिया जाता था या पैदा होने के बाद उसको दूध में ड्राउनिंग कंडीशन में रख दिया जाता था बिकॉज दे डू नॉट वांटेड अ फीमेल चाइल्ड. सो ये बहुत ज़्यादा बढ़ रहा था, इसीलिए इस पे स्टैट्यूटरी बैन लगा दिया गया है एमनियोसेंटेंसेस के बस सेक्स डिटर्मिनेशन पॉइंट पे, कोई और पॉइंट्स पे नहीं. सो वी जस्ट कैनॉट फाइंड द सेक्स ऑफ द बेबी, बट ऑफ कोर्स वी कैन स्टिल एग्जामिन ऑल द मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स, जेनेटिक डिसऑर्डर्स, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स के लिए अभी भी लीगली अलाउड है, बट इट इज इलीगली नॉट अलाउड टू फाइंड आउट द सेक्स ऑफ द बेबी. इसीलिए हर सोनोग्राफी सेंटर पे, हर डॉक्टर की जगह पे जहां हम प्रेगनेंसी के दौरान कोई भी चीज का चेक कर सकते हैं, वहां बड़े बड़े अक्षरों में बड़ा बड़ा पोस्टर लगाया जाता है बैन बैन बैन. बट दिस इज नॉट कंप्लीट बैन ऑन एमनियोसेंटेंसेस, इट इज जस्ट स्टैट्यूटरी बैन ऑन वन कंडीशन कि आप बच्चे का सेक्स डिटरमाइन नहीं कर सकते. बेसिकली जो रेडियोलॉजिस्ट होता है वो आपका जब सोनोग्राफी से चेक करेगा उसको बिल्कुल पता होगा कि ये फीमेल चाइल्ड है या मेल चाइल्ड है, बट वो खुद पेपर्स पे साइन करेगा दैट आई वुड नॉट डिस्क्लोज कि ये सेक्स क्या है बच्चे का. एंड इवन जो पेरेंट्स खुद चेक करवाने आते हैं रेडियोलॉजिस्ट के पास, वो भी एक पेपर साइन करते हैं कि हम लोग बिल्कुल नहीं पूछेंगे डॉक्टर से कि हमारा होने वाला बच्चा मेल होगा या फीमेल होगा. अगर हमने कोई भी तरीके से पूछने का ट्राई किया या रेडियोलॉजिस्ट या डॉक्टर्स ने कोई भी तरीके से बताने का ट्राई किया तो जुर्माना लगेगा हम पर भी, डॉक्टर पर भी, हॉस्पिटल पे भी, लाइसेंस रद्द किया जाएगा, बहुत जेल सजा हो सकती है, कुछ 50,000 जितना जुर्माना भी लग सकता है. सो इस पे स्टैट्यूटरी बैन लगाया गया है, बट ऑफ कोर्स बैन डिसऑर्डर्स चेक करने के लिए नहीं लगाया गया है. हेंस द वर्ड स्टैट्यूटरी इज यूज्ड. नेक्स्ट इज मैसिव चाइल्ड इम्यूनाइजेशन एक्सेट्रा. अब काफी बच्चों को ऐसा लगता है कि स्टैट्यूटरी बैन एमनियोसेंटेंसेस पे फीमेल फिटिसाइड चेक करने के लिए लगा है, साथ ही साथ मैसिव चाइल्ड इम्यूनाइजेशन पे भी लगा है. नो बेटा, इट्स नॉट सो. यहाँ कॉमा है, मतलब यहाँ तक एमनियोसेंटेंसेस का स्टेटमेंट खत्म है. अब ये मैसिव चाइल्ड इम्यूनाइजेशन जो है ये हम प्रीवियस पैराग्राफ रिलेटेड बात करें, दैट वी हैव सक्सेसफुली इम्प्लीमेंटेड मैसिव चाइल्ड इम्यूनाइजेशन ऑल्सो. मतलब सारे बच्चे पैदा होते ही उनको वैक्सीनेशन लगते हैं, लिटरली 1 दिन के बच्चे को भी वैक्सीनेशन लगाया जाता है. सो एट लार्जर स्केल हमने बहुत अच्छे से मैसिव चाइल्ड इम्यूनाइजेशन कर दिया है. सारे बच्चे वेल इम्यून है, इसीलिए स्मॉल पॉक्स जैसा डिसऑर्डर कंप्लीटली इरेडिकेट हो चुका है. बहुत सारे डिजीज पे अभी भी काम चल रहा है. हम बहुत तरह के वैक्सीन देते हैं, बच्चे को कंप्लीटली इम्यूनाइज कर देते हैं. तो ये दिस वर्ड इज नॉट रिलेटेड विद एमनियोसेंटेंसेस. डोंट गेट कंफ्यूज्ड. एमनियोसेंटेंसेस का पैरा यहीं खत्म हो चुका है.
ये जो वर्ड है ये सक्सेसफुल इंप्लीमेंटेशन रिलेटेड है, एंड देन एक्सेट्रा बोल दिया गया है. These are also some programs that merit mention in this connection. So कौन से कनेक्शन? RCH प्रोग्राम रिलेटेड है. अब वापस एमनीओ सेंटेंसेस के बारे में है. बीच में ये जो था ये एमनीओ सेंटेंसेस के बारे में नहीं था. एनसीईआरटी ने इसको रीअरेंज स्टेटमेंट्स अच्छे से नहीं किए हैं. प्रोबेबली एनसीईआरटी को ये वाला पॉइंट आगे रीअरेंज करना चाहिए था, बट वो कुछ गड़बड़ हो चुकी है यहाँ पर. डोंट गेट कंफ्यूज्ड. माइसेफ चाइल्ड इम्यूनाइजेशन पे बैन नहीं लगाया गया है. काफी बच्चों को लगता है इस पे बैन लगाया गया है. नो, नॉट एट ऑल. वहां स्टेटमेंट खत्म हो जा रहा है. अब एमनीओ सेंटेंसेस का यहाँ दोबारा स्टेटमेंट स्टार्ट हो रहा है कि एग्जैक्टली क्या हो रहा है. सो विच वी हैव ऑलरेडी सीन, बट एनसीईआरटी की ऑफकोर्स थ्योरी देख लेंगे हम. Some of the amniotic fluid of developing fetus is taken to analyze fetal cells, very important, and dissolved substances. So add on करो यहाँ. fetal cell के साथ साथ हम dissolved substances भी check करते हैं. So यहाँ पे अगर question आता है what do we check, what do we analyze? Only fetal cells? No. Only dissolved substances? No. Fetal cells and dissolved substances? Yes. इस केस में थर्ड ऑप्शन करेक्ट माना जाएगा. सो रिमेंबर दैट वी डू नॉट चेक ओनली फीटल सेल्स, वी चेक फीटल सेल्स प्लस डिसॉल्व्ड सब्सटेंसेस. ये दोनों चेक किया जाता है, दोनों एनालाइज किया जाता है. दिस प्रोसीजर इज यूज्ड टू टेस्ट फॉर द प्रेजेंस ऑफ सर्टन जेनेटिक डिसऑर्डर्स, जैसे डाउन सिंड्रोम हो गया, हीमोफीलिया हो गया, सिकल सेल अनीमिया हो गया, एक्सेट्रा बोल दिया गया है. सो वी शुड नो. पूरे एनसीईआरटी में बायोलॉजी में बेटा चेक कर लो कहाँ कहाँ जेनेटिक डिसऑर्डर्स दिए गए हैं, कहाँ कहाँ है. मस्क्यूलर डिस्ट्रोफी दिया गया है लोकोमोशन एंड मूवमेंट चैप्टर में. सो इस एक्सेट्रा में वो ऐड ऑन कर दो आप लोग. मस्क्यूलर डिस्ट्रोफी. इसके अलावा प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस चैप्टर में काफी सारे जेनेटिक डिसऑर्डर्स एंड क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स डिस्कस किए गए हैं. वो सारे यहाँ ऐड ऑन कर दो, एंड दिस वुड डिटरमाइन द सर्वाइवेबिलिटी ऑफ द फीटस. आगे जाके बच्चा सर्वाइव करेगा या नहीं करेगा डिपेंडिंग ऑन उसको कौन सी डिजीज है या डिजीज नहीं है, कि वो कंप्लीटली हेल्दी है. ये सारी चीजें हम चेक कर सकते हैं बाय द प्रोसेस कॉल्ड एज एमनियो सेंटेंसेस. अब एमनियोटिक फ्लूइड क्या है? आई होप सभी को पता होगा. जब एक फीमेल प्रेग्नेंट होती है वो कुछ एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स बनाती है. वन ऑफ द मेम्ब्रेन इज एमनियन. हमारा फीटस एमनियन के अंदर होता है और एमनियन के अंदर एमनियोटिक फ्लूइड होता है. अब ये क्यों होता है? सो ये एक लैंड टेरेस्ट्रियल अडेप्टेशन है. हम सिंस पानी में नहीं रहते हैं, हम लोग लैंड पे रहते हैं. देयर आर नियर चांसेस कि डेसिकेशन हो जाएगा एम्ब्रियो का. सो एम्ब्रियो डेसिकेट ना हो जाए इसीलिए उसके आजू बाजू पूरा पानी रहता है. दैट पानी इज कॉल्ड एज एमनियोटिक फ्लूइड विच इज सराउंडेड बाय अ थिन मेम्ब्रेन विच इज एमनियन. सो जो एमनियन पोजेसिंग ऑर्गेनिजम्स है उन्हें हम एमनियंस कहते हैं. एंड एमनियंस वो होते हैं जो लैंड पे रहते हैं. The examples are reptiles, aves and mammals. We are all amniotes. And amniotes जिनके पास amnion नहीं होगा और वो Pisces and amphibians होते हैं because they lay their egg outside but into the water. So there are no chances of desiccation of the embryo or the gametes. Research on various reproduction related areas are encouraged and supported by governmental and non-governmental agencies to find out new methods or to improve upon existing ones. तो जैसे अभी मैंने डिलीवरी का एग्जांपल दिया वैसे कुछ एग्जांपल हार्ट रिलेटेड देख लेते हैं. पहले ओपन हार्ट सर्जरी रिलेटेड कोई इंस्ट्रूमेंट्स नहीं थे. ये नई मेथड आई है. आजकल नी रिप्लेसमेंट थेरापी रोबोटिक से होता है. सो ये एक नया इम्प्रोवाइज्ड एग्जिस्टिंग वन को इम्प्रोवाइज किया है या न्यू मेथड है. पहले नी रिप्लेसमेंट थ्योरी एक एक्सपर्टीज डॉक्टर करता था, बट ह्यूमन एरर्स आ सकते हैं. तो ह्यूमन एरर ना हो इसलिए एक डॉक्टर ने ही एक नया स्ट्रैटेजीज या नई मेथड या इम्प्रोवाइज्ड मेथड लाई है, रिसर्च किया है कि एक रोबोटिक टेक्निक की मदद से अब नी रिप्लेसमेंट थेरापी हो सकता है. पहले कुछ कपल्स को, इनफर्टाइल कपल्स को बच्चा नहीं होता था तो वो अडॉप्शन ही एक लास्ट ऑप्शन रहता था. बट आजकल न्यू मेथड्स या इम्प्रोवाइज मेथड की मदद से आईवीएफ टेक्निक आ चुकी है. रिप्रोडक्टिवली वो बन सकते हैं पेरेंट्स, बायोलॉजिकली पेरेंट्स बन सकते हैं बाय आईवीएफ, AISC. देयर आर सो मेनी अदर टेक्निक्स एज वेल जो हम लेटर ऑन पढ़ेंगे. सो ये सारी नई टेक्निक्स है. डू यू नो दैट सहेली, वेरी 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 इंपॉर्टेंट,
सहेली एक न्यू ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव यूज की गई है फीमेल्स के लिए। वेरी इंपॉर्टेंट, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन में आएगा और यहां बोल दिया जाएगा मेल के लिए, स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। सहेली जो है ये डेवलप किया गया है बाय साइंटिस्ट एट सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट इन लखनऊ। क्वेश्चन आता है फुल फॉर्म बेस्ड, कहाँ है, इंडिया में है। बेटर अवेयरनेस इज अबाउट सेक्स रिलेटेड मैटर्स, इंक्रीज नंबर ऑफ मेडिकली असिस्टेड डिलीवरीज एंड बेटर पोस्ट नेटल केयर लीडिंग टू डिक्रीज्ड मेटरनल एंड इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्या चीज डिक्रीज हुई है? मेटरनल मोर्टेलिटी डिक्रीज है, इन्फेंट मोर्टेलिटी डिक्रीज है, बट नंबर ऑफ कपल्स विद स्मॉल फैमिलीज ये इंक्रीज है। बेटर डिटेक्शन एंड क्योर ऑफ एसटीडीज एंड ओवरऑल इंक्रीज मेडिकल फैसिलिटीज ये इंक्रीज है। फॉर ऑल सेक्स रिलेटेड प्रॉब्लम्स एक्सेट्रा ऑल आर इंडिकेटिव इम्प्रोवाइज रिप्रोडक्टिव हेल्थ ऑफ द सोसाइटी। सो इसमें बॉक्स क्वेश्चन आ सकता है, क्या क्या चीजें इंक्रीजिंग है, क्या क्या चीजें डिक्रीजिंग है। सारी चीजें याद रख लो बेटा। इंक्रीजिंग क्या है? नंबर ऑफ कपल्स विद स्मॉल फैमिलीज ये इंक्रीजिंग है। बेटर डिटेक्शन एंड क्योर ऑफ एसटीडीज ये इंक्रीजिंग है। ओवरऑल मेडिकल फैसिलिटीज ऑफ सेक्स रिलेटेड प्रॉब्लम्स ये इंक्रीज है। बट डिक्रीज क्या है? डिक्रीज मेटरनल मोर्टेलिटी रेट एंड इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट ये डिक्रीज है। सो यू शुड रिमेंबर दिस पैराग्राफ। अपार्ट फ्रॉम दैट सहेली के बारे में थोड़ा सा यहां देख लेते हैं। सहेली एक तो सबसे पहले फीमेल के लिए पिल है। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज वंस अ वीक पील, क्योंकि ये हफ्ते में बस एक ही बार लेनी है। ये नॉन स्टेरॉयडल है, स्टेरॉयड की नहीं बनी है, इसीलिए उसको नॉन हार्मोनल भी कहा जाता है, बिकॉज वी नो दैट सेक्स हार्मोन्स आर ऑल स्टेरॉयडल, नॉन हार्मोनल। अपार्ट फ्रॉम दैट इसका काम क्या है? तो ये एस्ट्रोजन के रिसेप्टर्स ऑन यूटेरस को ब्लॉक कर देता है। सो इट इज इंपॉर्टेंट फॉर इनहिबिटिंग इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन नहीं होने देगा, बट क्या ओव्यूलेशन होगा? यस। क्या मेंसेस होगा? यस। सब कुछ नॉर्मल होगा, बस इम्प्लांटेशन को ये रोकेगा। सो सहेली के बारे में हम आगे जाके कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स जब डिटेल में देखेंगे वहां पे भी हम ये डिटेल में समझ लेंगे। सो विद दिस वी आर डन टिल नाउ related to problems and strategies. From this we have understood that एक major problem population related हो सकता है। So जो upcoming next paragraph है NCERT का, वो it talks about population कैसे stable हुआ, population कैसे explode हुआ था, and then उसको कैसे stabilize किया गया। तो स्टेबल करने के लिए काफ़ी लोगों को हमने बताया बर्थ कंट्रोल टेक्निक्स के बारे में। तो वो टेक्निक्स क्या है, ये सारी चीजें हम नेक्स्ट पैराग्राफ में देखेंगे एंड वी विल टेक अप इन द सेकेंड पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। अभी यहां तक वापस आप एक बार पूरा कंप्लीटली एनसीईआरटी पढ़ो, दोबारा नोट्स नोट डाउन कर लो जो मैंने लिखवाए हैं अभी तक, एंड कुछ क्वेश्चंस इसके रिलेटेड सॉल्व करो, एंड देन कम अप इन द पार्ट 2 ऑफ दिस पर्टिकुलर चैप्टर। थैंक यू।